हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए हैं। ठीक है, पेपर 1 में 150 में से 117 मार्क्स आए हैं और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। इस बटन पर आपको दबाना है और जब आप इस बटन को दबाएंगे तो इस तरह की एक घंटी बन करके आएगी और जब आप इस घंटी पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं, और यूपी SSC का पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है मैंने। और ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश में ये एग्ज़ाम होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 12 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप भी आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, ये पेपर नंबर 21 है। इससे पहले 20 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया गया है। दोस्तों, जिन सभी चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, जिन्हें पढ़कर आप भी आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम में पहली बार में ही 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए या क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो समझ में ना आए तो भी आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है वह 12 जनवरी 2022 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 है ये। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस रेस्पॉन्स शीट से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो रिवाइज आंसर की से मैच किए हुए हैं। एकदम 100% करेक्ट आंसर है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपके आंसर कहीं गलत तो नहीं हो जाएंगे। एक भी नंबर आपका एग्जाम में कटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन प्याजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। तो देखिए, क्वेश्चन में एक शब्द दे रखा है प्रतीकात्मक, ठीक है, तो इसी से हमें अपने आंसर का पता चल जाएगा। तो जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, उसके अंदर प्रतीकात्मक जो विचार करने की क्षमता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे के अंदर प्रतीकात्मक विचार करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। अब देखिए, आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, जो ये लिखा हुआ है प्रतीकात्मक, तो प्रतीकात्मक में पहला अक्षर क्या है, प। ठीक है, प्रतीकात्मक में पहला अक्षर क्या है, प। और ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दे रखी है इसमें पहला अक्षर क्या है, प। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि प्रतीकात्मक विचार की क्षमता बालक में कब आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। दोनों शब्दों का जो पहला अक्षर है वो क्या है, प है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, जो मनोवैज्ञानिक थे जीन प्याजे, उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, पहली अवस्था थी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार, उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरी अवस्था कौन सी है, या दूसरी अवस्था कौन सी है, या पहली अवस्था कौन सी है, या फिर चौथी अवस्था कौन सी है। और दोस्तों, इसका समय भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी अवस्था कितने समय तक होती है। तो जो पहली अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था 2 से
7 वर्ष तक होती है, तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है और चौथी अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखनी है। एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, आपको सभी के आंसर पता होंगे अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वायगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर 1 पुरस्कार और सजा। तो पुरस्कार और सजा दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2 सहकर्मी बातचीत और पाठ। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। सहकर्मी बातचीत का अर्थ है कि बच्चों को आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहनी चाहिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। पाठ का अर्थ होता है सहायता करना, ठीक है। जब शिक्षक के द्वारा या किसी वयस्क के द्वारा बालक की सहायता की जाती है तो इसे हम पाठ प्रदान करना कहते हैं। और पाठ प्रदान करने के लिए संकेतों व इशारों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाठ प्रदान करने का क्या तरीका होता है? तो संकेत व इशारे दे करके पाठ प्रदान की जाती है बच्चे को। ऑप्शन नंबर 3 समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग करना। तो समरूपक और कलन विधि का प्रयोग करना नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत, ठीक है। वेदन तथा प्रत्यय स्मरण। तो वेदन और वेदन एक नेगेटिव वर्ड होता है, अभ्यास नेगेटिव वर्ड होता है, और यहाँ दे रखा है प्रत्यय स्मरण। प्रत्यय स्मरण का अर्थ है याद करना, स्मरण का अर्थ क्या होता है? याद करना। तो वेदन और याद करना नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। तो देखिए सभी ऑप्शंस में से डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि डिफरेंट वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकी के ऑप्शन से अलग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यय स्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण। तो यहाँ दे रखा है प्रत्यय स्मरण यानी कि याद रखना, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत, क्योंकि याद रखना एक नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। तो ये वाला वाक्य सही हो सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन को भी पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आकलन के योगात्मक तरीके। तो योगात्मक आकलन नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत, ठीक है। परीक्षा के लिए सीखना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। हमें परीक्षा के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है, बल्कि उनके विकास करने के लिए, उनके चीज़ों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए पढ़ाना है, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 3 देखिए योगात्मक तरीके। तो देखिए योगात्मक का अर्थ होता है कि बच्चे का जो आकलन किया जाता है वह वर्ष के अंत में किया जाता है। तो बच्चे का आकलन वर्ष के अंत में करना एक नेगेटिव बात होती है, एक गलत बात होती है। क्यों गलत बात होती है? तो हमें बच्चे का जो आकलन करना चाहिए वो पढ़ाई के दौरान ही करना चाहिए, ना कि वर्ष के अंत में, इसलिए ये वाला वाक्य हमारा गलत है। और तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सभी ऑप्शन से सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो देखिए वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, तो ये वाला वाक्य सही है। जिन बच्चों को देखने में कठिनाई होती है उनके लिए अगर हम तकनीक की पहुंच को आसान बना दें तो इससे बच्चों को आसानी होगी। ऑप्शन नंबर 2 वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। जिन बच्चों को चीज़ें अधिक समय तक याद नहीं रहती हैं, ध्यान नहीं रहती हैं लंबे समय तक, उन्हें भी आसानी होगी। ऑप्शन नंबर 3 वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है, तो ये भी सही है, ठीक है। जिन विद्यार्थियों को प्रमस्तिष्कीय घात है वो भी तकनीक का प्रयोग करके अपने लिए चीज़ों को आसान बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, तो इनको भी मदद मिलेगी तकनीक के प्रयोग से। तो चारों ही ऑप्शन सही होंगे, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? तो देखिए बालक क्या करता है, अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित। तो रूपांतरित करना और संशोधित करना या परिवर्तन करना या बदलना एक ही बात होती है, इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है। तो जब बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा को बदलता है, उसमें परिवर्तन करता है, रूपांतरित करता है या संशोधित करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं?
इसे हम समायोजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करे, बदलाव करे, तो यह समायोजन कहलाता है। तो देखिए अब इसको आप याद कैसे रखेंगे। तो देखिए जब बच्चा अपने इस वर्तमान स्कीमा में क्या करता है, परिवर्तन, तो देखिए परिवर्तन, तो एंड में क्या आ रहा है, तन, परिवर्तन के एंड में क्या आ गया, तन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जन, तो जन और तन, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जन तन, जन तन, जन का मतलब हो गया इंसान, तन का मतलब हो गया शरीर, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जन और तन। ठीक है, जब भी बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करे, बदलाव करे, तो इसे हम समायोजन कहते हैं। तो इस तरह से आप जो आंसर है उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये केवल एक याद रखने का तरीका था, ये कोई नियम नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए विद्यार्थियों का अलगाव, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। हमें विद्यार्थियों में अलगाव पैदा नहीं करना है और विद्यार्थियों में बिल्कुल भी अलगाव नहीं होना चाहिए। अलगाव का अर्थ होता है विरोध की भावना, तो बच्चों में विरोध की भावना नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों का नामीकरण, तो ये वाला वाक्य भी गलत है, क्योंकि नामीकरण करना या नामांकन करना ये नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 3 सीखने का अनुकूल माहौल, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। जो माहौल है, कक्षा का जो माहौल है, वह बच्चों के लिए सीखने के लिए अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा सही। ऑप्शन नंबर 4 रूढ़िवादों को मजबूत करना, रूढ़िवाद का अर्थ होता है जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, तो ये रूढ़िवाद एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। हमें रूढ़िवादों को मजबूत नहीं करना है, बल्कि हमें रूढ़िवादिता का विरोध करना है। तो रूढ़िवाद एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 इन सभी से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, उसका विकास पूरे पक्के तौर पर निलंबित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बच्चा किसी चीज़ को 18 महीने में सीख जाता है, जबकि दूसरा बच्चा 24 महीने में, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हर एक बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वह व्यक्तिगत होती है, अलग अलग होती है। कोई बच्चा चीज़ों को धीरे सीखता है, कोई तेज गति से सीखता है, तो यह उनकी व्यक्तिगत क्षमता है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। तो देखिए इसका कारण आर विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। हम बालक के विकास की, ठीक है, या फिर उसके लिए जो लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो आयु है उसको हम सटीकता से उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं हम बच्चे के विकास का, लेकिन हम पूरी तरह से उसका सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। और यहाँ लिखा हुआ है सटीक, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ए और आर दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं। तो यह उच्च क्रम चिंतन कौशल के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ दे रखा है अनुप्रयोग का मतलब है प्रयोग करना। विश्लेषण का मतलब है चीज़ों के बारे में सोच विचार करना, एनालिसिस करना। संश्लेषण करने का अर्थ है कि विश्लेषण करने के बाद उनका कोई एक नतीजे पर पहुंचना। तो ये सारी चीज़ें उच्च क्रम के चिंतन कौशल में होती हैं। ठीक है, ऊंचे क्रम का चिंतन कौशल, जब हम ज़्यादा ही चिंतन करते हैं, उच्च क्रम का चिंतन करते हैं, उससे ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे प्रतीकों का हेरफेर कर सकते हैं कौन सी अवस्था में, तर्कशास्त्री गणितीय अवस्था में। समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं वह समस्या का समाधान कर सकते हैं प्रतीकों का हेरफेर करके। जब बच्चे प्रतीकों का हेरफेर करके समस्या का समाधान करते हैं तो इसमें बच्चों के तर्कशास्त्री और गणितीय क्षमताएं संबंधित होती हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, तर्कशास्त्री गणितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। क्यों गलत हो गया, देखिए, एकल संस्कृति यानी कि हमें केवल एक ही संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले, क्या हमें प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, इसलिए ये पूरा वाक्य गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जो बच्चों में भिन्नताएं होती हैं उनका अर्थ अभाव का मतलब कमी नहीं है। अगर बच्चों में भिन्नताएं हैं तो हमें इसको कमी के रूप में नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर। तो ये वाला वाक्य गलत है। हमें बच्चों को विशेष स्कूलों में नहीं भेजना है, बल्कि हमें बच्चों को नियमित स्कूलों में ही पढ़ाना है, लेकिन हमें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के प्रावधान हम कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके। तो देखिए, नामांकन करना एक गलत बात होती है, पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग करना, तो ये भी एक गलत बात होती है, दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे अलग है, यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस बन करके आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे दोस्तों आपको जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, जिन बच्चों में ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार होता है वे बच्चे अधिक समय तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, अधिक समय तक किसी भी एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वे ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर बैठ भी नहीं पाते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। बाकी का ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्थितियों का अवबोधन और समझना। तो ये वाला वाक्य सही है, जिन बच्चों में ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार होता है वह उनमें स्थितियों का अवबोधन और समझने की क्षमता होती है। किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, तो ये वाला वाक्य गलत है, ठीक है। ये जो बच्चे होते हैं जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार होता है, ये किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते हैं, इनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है और ये चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना, तो ये गुण भी इनमें पाया जाता है। लिखित पाठ को समझना, तो ये भी वाक्य सही है। जो ऑप्शन नंबर 2 है, इन्हें करने में इनको कठिनाई होती है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यही बाकी के ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। तो यह सीखना कि कैसे सीखना है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं। रट कर सीखने की प्रक्रिया, तो रटना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। मानकीकरण नेगेटिव वर्ड है, ये भी हो गया गलत। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, तो ये भी गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम में वृद्धि करने के लिए नहीं कहती, बल्कि पाठ्यक्रम को कम करने के लिए कहती है। तो दूसरा और तीसरा चौथा ऑप्शन ये सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 सभी से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। असफलता का डर, क्या हमें बालकों में असफलता का डर पैदा करना चाहिए, तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया गलत। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। सफलता के लिए इनाम, तो इनाम देना बुरी बात है, गलत बात है, तो ये वाला वाक्य हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 4 प्रतिस्पर्धा की भावना, तो प्रतिस्पर्धा नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत, ठीक है। हमें बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास बिल्कुल भी नहीं करना है।
ऑप्शन नंबर 2 सबसे अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। तो पहला वाला वाक्य बिल्कुल सही है। हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने वाले प्रश्न पूछने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कारण आर, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। जो पूर्व ज्ञान होता है वह नए ज्ञान को सीखने में बालकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि इसमें नहीं दे रखा है, मना कर रहा है, तो इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक के द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसे शिक्षक के द्वारा एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बोझ, अगर हम बच्चों को एक से ज़्यादा भाषाएं सिखाते हैं, अनेकों भाषाएं सिखाते हैं, तो क्या इसको एक बोझ समझा जाना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। समस्या समझना चाहिए, गलत बात है। बाधा, परेशानी समझना चाहिए, ये भी गलत है। हमें बहुभाषा को एक संसाधन समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, तो गलत है। नगद पुरस्कार देना बाहरी प्रेरणा का उदाहरण होता है, तो बाहरी तो मैंने बी लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। रुचि आंतरिक प्रेरणा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो रुचि होती है वह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होती है। ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासा, तो जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा होती है, तो गलत है, ठीक है। जिज्ञासा एक आंतरिक प्रेरणा होती है। दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा है, तो गलत बात है। दंड से बचाव करना एक बाहरी प्रेरणा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो चीज़ें बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होती हैं या वे चीज़ें जो कि बच्चे के अंदर से आती हैं, तो वे आंतरिक प्रेरणा से संबंधित होती हैं। जैसे कि रुचि, तो रुचि बालक में अंदरूनी होती है, तो ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा से संबंधित है, ठीक है। जिज्ञासा बालक की अंदरूनी होती है, तो ये भी आंतरिक प्रेरणा से संबंधित है। लेकिन दंड से बचाव, तो दंड बालक को बाहरी रूप से दिया जाता है, तो ये बाहरी प्रेरणा से संबंधित है। नगद पुरस्कार बालक को बाहरी रूप से दिया जाता है, तो ये भी बाहरी प्रेरणा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। रुचि आंतरिक प्रेरणा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम तब प्रभावी होता है जब यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। अधिगम में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है। प्रतिस्पर्धा एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2 यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ दे रखा है बाहरी प्रेरक और निर्देशित, दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ दे रखा है पूरी तरह से और शिक्षक के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। शिक्षक के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या पूरी तरह से तैयार किए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। शिक्षक जब बालकों के लिए कोई भी सामग्री तैयार करती हैं, तो इसमें शिक्षक को बालकों को भी शामिल करना चाहिए। अपने किसी भी फैसले में शिक्षक को बालकों को शामिल करना चाहिए, ना कि पूरी तरह से अपने द्वारा फैसले लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें बच्चों को उन्हें अपने लक्ष्य अपने आप निर्धारित करने के अवसर देने चाहिए। अवसर देना एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रित कक्ष में शिक्षक को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक कक्षा में शिक्षक को तानाशाह की भूमिका में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। शिक्षक कक्षा में एक निष्क्रिय भूमिका नहीं निभाता, बल्कि एक सक्रिय भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 3 अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। एक शिक्षक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोग देने की जो प्रवृत्ति को बच्चों में विकसित करता है। ऑप्शन नंबर 4
की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये वाला वाक्य गलत है। शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये वाला वाक्य गलत है। एक कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। तो इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं, बाकी के ऑप्शन देखिए। क्रम आदेशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है, अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। जो रचनावादी दृष्टिकोण होता है वह अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, तो निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया गलत। क्रम आदेशित निर्देश के उपयोग पर, तो हमें बच्चों को निर्देश नहीं देने हैं, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। निर्देश देना एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना करना को प्रोत्साहित करना, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें बच्चों के सीखने सिखाने पर ज़्यादा जोर देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है, मतलब कि मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब तक होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, 6 से 11 दे रखा है, तो यही इसके सबसे नज़दीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष या 7 से 11 वर्ष होती है, और इसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। और जब आप इस पर दबा देंगे तो इस तरह की घंटी बन करके आएगी, और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो जो परिवार होता है वह बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो परिवार और आस पड़ोस, या फिर कह लीजिए परिवार और पास पड़ोस, कहीं कहीं आस पड़ोस लिखा हुआ आ जाता है और कहीं कहीं पास पड़ोस लिखा हुआ आ जाता है। तो परिवार और पास पड़ोस दोनों ही समाजीकरण के क्या है, प्राथमिक कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और परिवार और पास पड़ोस के अलावा जितने भी कारक होते हैं वो सभी समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। जैसे कि स्कूल द्वितीय कारक है, जनसंचार के साधन द्वितीय कारक हैं, धार्मिक संस्थान द्वितीय कारक है, धर्म द्वितीय कारक है, अखबार पत्र पत्रिकाएं किताब कॉपियाँ ये सभी द्वितीय कारक हैं। केवल परिवार और पास पड़ोसी प्राथमिक कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। तो देखिए, जब बच्ची क्या है 5 साल की है, तो 5 साल का मतलब हो गया कि वो जो बच्ची है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब हमें कैसे पता चला, तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वह 2 से 7 साल होती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है, जो समय होता है वह 2 से 7 साल तक होता है। और बच्ची कितने साल की है, 5 साल की, तो 5 इसके बीच में ही तो आएगा 2 के और 7 के। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो बच्ची है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या कर पाते हैं, तो देखिए प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण। तो प्रतीकात्मक तो कर पाते हैं लेकिन अमूर्त तर्कीकरण नहीं कर पाते, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। अमूर्त तर्कीकरण बालक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, तो ये भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 3 घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, तो ये भी गलत है। ये कार्य भी बालक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है। ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो हमें सही युग्म का पता लगाना है। पठन वैकल्य, पठन वैकल्य का अर्थ हो गया कि बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, तो ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 2, वाक हानि, वाक हानि का अर्थ होता है कि बच्चा बोलने में कठिनाई महसूस करता है, बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता। तो धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऐसा बच्चा जो कि हकलाता है या फिर बोलने में जिसे कठिनाई होती है, तो हमें ऐसे बच्चे के सामने धैर्य दिखाना चाहिए और उसको प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभाशाली, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो आसान और बहुत ही सरल सामग्री देनी चाहिए उन्हें, बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों को आसान और बहुत ही सरल सामग्री नहीं देनी चाहिए बल्कि चुनौतीपूर्ण सामग्री देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। जिन बच्चों में स्वलीनता विकार होता है वह परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक है, कक्षा की व्यवस्था या फिर जो समय सारणी होती है उसको बदलने का विरोध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। हमें प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देना है बल्कि हमें चीज़ों को बच्चों को सिखाने पर ध्यान देना है। परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, तो यहाँ भी प्रदर्शन है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, तो परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। महारत हासिल करने का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, तो हमें बच्चों को महारत हासिल करने की दिशा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो देखिए, विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। तो पहला वाला जो ऑप्शन कहा गया है कि विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा, तो ये वाला ऑप्शन सार्वभौमिक जो अवस्था होती है, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास की अवस्था होती है, उससे संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, आदर्श पारस्परिकता की समझ, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 का अर्थ है कि जो कानून और नियम होते हैं वे लचीले उपकरण होते हैं और अगर वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते तो हमें उनको बदल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसको आप याद कर, ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है कि कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कानून और नियम समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते तो हमें उनके साथ अनुबंध को ख़त्म कर देना चाहिए। ये एक याद रखने का तरीका है। ठीक है, अगर कानून और नियम समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते तो हम क्या करते हैं, उनके साथ अनुबंध को, यानी कि उनके साथ हमारा जो टाई अप हो रखा है, उनके साथ हमारा जो समझौता हो रखा है, हम उस समझौते को तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सामाजिक अनुबंध को हम ख़त्म कर देते हैं जब वे समाज की ज़रूरतों को नियम पूरा नहीं करते। ठीक है, जब भी कानून और नियम समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते तो हम अनुबंध को, सामाजिक अनुबंध को ख़त्म कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह डैश का उदाहरण है। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ठीक है, जब भी लड़का लड़की में अंतर किया जाए, लड़कों को कुछ अलग तरह के कार्य करने के लिए दिए जाएं और लड़कियों को कुछ अलग तरह के कार्य करने के लिए दिए जाएं, या फिर लड़कों को खेलने के लिए कुछ विशेष कार्य
विशेष प्रकार के खेल दिए जाएँ और लड़कियों को खेलने के लिए कुछ विशेष प्रकार के खेल दिए जाएँ तो इसे हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जब भी लड़का लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, किसी भी प्रकार से उन्हें अलग अलग दिखाया जाता है, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण होता है। और दोस्तों कभी कभी जेंडर रूढ़िवादिता के स्थान पर जेंडर पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पक्षपात, ये सभी शब्द भी लिख करके आ सकते हैं। तो इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। तो जुड़ाव, तो ये वाला वाक्य सही है, जुड़ाव की भावना पैदा करनी चाहिए। बहिष्करण, बहिष्करण का मतलब होता है एक दूसरे का बहिष्कार करना चाहिए, तो नेगेटिव वर्ड है, गलत हो गया। हीनता, क्या हमें बच्चों के बीच में हीन भावना का विकास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 अलगाव, क्या हमें उनको अलग अलग करने की, उनको विरोध करने की भावना पैदा करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अलगाव, हीनता और बहिष्करण तीनों ही नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर 1 जुड़ाव पॉजिटिव वर्ड है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में जुड़ाव की भावना पैदा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं और संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 1 विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ दे रखा है शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन है हो गया हमारा गलत, ठीक है। विषय वस्तु को बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर 2 ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही वाक्य बोला गया है। अगर बालक ने कुछ वैकल्पिक धारणाएं अपना रखी हैं तो हमें बालक को उन्हें व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। उपेक्षा करने का मतलब होता है अनदेखा करना, तो हमें बालकों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें, मतलब कि ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त ना कर सके, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है और सभी से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, बिल्कुल सही है। स्कीमा का गठन व उसमें बदलाव, तो ये गलत है, ये जीन पियाजे से संबंधित है, न कि लेव वाइगोस्की से। उद्दीपन प्रक्रिया संबंध, ये भी लेव वाइगोस्की से संबंधित नहीं है, तो 1 और 2 दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में कठिनाई होती है, पठन क्षेत्र में कठिनाई का अर्थ है कि बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो भाषा विषयों से उचित छूट, तो ये वाला वाक्य सही हो सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन को भी पहले देख लेते हैं इसको सही आंसर मानने से पहले। विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, तो ये वाला वाक्य पूरी तरह से गलत है, हमें विद्यार्थियों पर दंड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, तो अनिवार्य शिक्षा, तो इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव, ये वाला वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है? इसमें दे रखा है कि अलगाव, तो हमें बच्चों के बीच में अलगाव पैदा नहीं करना है, ठीक है, हमें मेल जोल बढ़ाना है, ना कि उनमें अलगाव पैदा करना है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हो गए हमारे गलत। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, यानी कि हमें बच्चों को एक से अधिक भाषाएं अनिवार्य रूप से सिखानी चाहिए, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है। क्यों? इसमें दे रखा है अनिवार्य, तो अनिवार्य एक नेगेटिव वर्ड होता है, हमें बच्चों को एक से अधिक भाषा सिखानी चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। भाषा विषयों में उचित छूट, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, अगर बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो हम भाषा से संबंधित विषयों में उसे थोड़ी बहुत छूट दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों हम 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। जब इस बटन पर आप दबा देंगे तो इस तरह की घंटी बन करके आएगी, और जब आप इस घंटी पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर सेलेक्ट करके रखना है। इससे दोस्तों हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों कम से कम अपने एक दोस्त से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम अपने एक दोस्त से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और दोस्तों हम अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।